आज कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न थे इनकी पढ़ाई से संबंधित और जो अलग अलग प्रतियोगिताएं ये अभी कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठकर। तो कई प्रश्न थे इनके दिमाग में प्रतियोगिता से संबंधित और अपने सब्जेक्ट से संबंधित। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी स्टूडेंट जो तैयारियां कर रहा है, अगर उन्हें कुछ फ़ायदा मिलता है इसको सुनने के पश्चात तो इसके लिए हमने एक आज वीडियो बनाई है, जिसमें कि मेरा एक छात्र है खेम MA थर्ड सेमेस्टर से। इसके कुछ एक प्रश्न थे जो ये अभी चाह रहा था कि मैं उसका उनके उत्तर बताऊं, तैयारी से संबंधित कुछ टिप्स, इनको गाइडेंस बताऊं। तो खेम आप प्रश्न पूछ सकते हो, जो आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपका जो क्वेश्चन है। सर पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम खेमचंद है। मैं थर्ड सेम में पढ़ता हूँ MA पॉलिटिकल साइंस में। और मेरा पहला क्वेश्चन है सर कि जैसे भी कोई विद्यार्थी सर प्रतियोगिता की तैयारी करता है, चाहे वो सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जैसे नेट या पुलिस का या पटवारी का या कोई अन्य, तो उसमें सर गाइडेंस की जो है ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है बच्चों को। अगर गाइडेंस नहीं मिली तो फिर प्रॉब्लम रहती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर कि राजनीतिक शास्त्र से लेकर के पॉलिटिकल साइंस से लेकर के कि जो राजनीतिक संकल्पनाएं होती है सर, तो जैसे कि ओरिजिन ऑफ स्टेट या सर ओरिजिन ऑफ इक्वालिटी, इस तरह की जो संकल्पनाएं हैं उनको हम सर कैसे मतलब समझे, किस प्रकार से समझे ताकि वो हमें सर उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। मुझे लगता है कि जब भी हम सोशल साइंस का कोई भी विषय है तो उसमें बिल्कुल उसके जो ऐतिहासिक पक्ष को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी भी राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक पक्ष को नहीं समझेंगे तो हम उसके जो मेन कंटेंट है, मेन जो उसका पॉइंट है, वो जो थ्योरी है वो किस लिए इवॉल्व हुई है उसको हम नहीं जान पाएंगे। आम तौर पर ये देखा गया है कि जो छात्र है वो थ्योरी को कई बार याद करते हैं, उसको मतलब एक प्रकार की क्रेमिंग करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप सामाजिक विज्ञान का कोई भी अगर डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट है, उसको आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको थ्योरी को बहुत ही डिटेल तरीके से समझना पड़ेगा और उसकी एप्लीकेशन किस तरह से वो समाज में लागू होती है उसको जानना पड़ेगा, और जो उसकी हिस्टोरिकल रूट्स है, ऐतिहासिक जो जड़ें हैं उसको समझना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए हर एक राजनीतिक सिद्धांत के एक मेन कंटेंट है, मेन जड़ होती है और उसको हम बदल नहीं सकते। कई बार हम आमतौर पर इसको हम सोशल साइंस में मेन स्ट्रीम थ्योरीज भी बोलते हैं, जो मुख्य धारा से संबंधित थ्योरी जो काफ़ी ज़्यादा सोशल साइंस में डोमिनेट करती है, और वो एक हमें पर्सपेक्टिव, एक चश्मा प्रदान करती है कि किस तरह समाज की जो विभिन्न घटनाएं हैं उनको हम अपने चश्मे के माध्यम से समझ सकते हैं। उन थ्योरी के द्वारा हमें काफ़ी कुछ समाज को समझने का, उसकी रियलिटीज़ को समझने का हमें आइडिया मिलता है। जैसे कि एक थिंकर भी हुए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, केनेथ वॉल्स, जिन्होंने ये कहा था कि जो थ्योरी है वो एक स्केलेटन, जिस तरह से एक डॉक्टर को बॉडी को समझने के लिए एक स्केलेटन को समझना जरूरी है, हड्डियों के ढांचे को समझने का जरूरी है, उसी तरह से समाज को समझने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांतों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक पर्सपेक्टिव, एक आइडिया व्यक्ति को लगे, स्टूडेंट को लगे कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली और इस प्रॉब्लम को का सोल्यूशन किस तरह से हो सकता है। इसीलिए मैं आमतौर पर हर विद्यार्थी को ये कहता हूँ कि आपकी जो शुरुआत है वो बिल्कुल डीपली इस तरह से होनी चाहिए कि आप जो भी उस एरिया से संबंधित जो सिद्धांत है उसको हम अच्छे से समझें और कोशिश करें कि वो उनकी जो एप्लीकेशंस है वो सोसाइटी में उसको किस तरह से हम उस नज़रिए का प्रयोग कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी भी तरह के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खासतौर पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और अगर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ दूसरे क्षेत्रों में भी है, वहाँ पर भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम
सिद्धांतों को समझने की कोशिश करें, उनके इवॉल्विंग नेचर को समझने की कोशिश करें और वर्तमान में किस तरह से उन सिद्धांतों का प्रायोगिक रूप देखने को सामने आ रहा है, उसको हम अच्छी तरह से समझें। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे सर एक स्टूडेंट जो है तैयारी करता है, मतलब पहले शुरुआत में तो वो लाइब्रेरी आता है, तो मतलब कि पहले वो 2 घंटे पढ़ता है, उसके बाद 3 घंटे, तो कई बार वो मेले शादियों में भी चला जाता है, फिर जो उसका टाइम बर्बाद हो जाता है। तो वो किस तरह से मतलब कि निरंतरता बनाए रखे ताकि वो जो है अपनी पढ़ाई में सुचारू रूप से ध्यान दे। मुझे ये लगता है कि पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट हो, जो हर एक विद्यार्थी, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि के आप पढ़ाई नहीं कर सकते। और उसको जब अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसके बाद आपको एक आदत, हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी पढ़ने की। और जो ये हैबिट होगी शुरू में, खासतौर पर अगर आप प्रतिस्पर्धा में आना चाह रहे हो, तो शुरू में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, 1 घंटे ही आप पढ़ सके, 2 घंटे ही पढ़ सके। लेकिन जो ये पढ़ने की जो क्रमबद्धता है, ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपका एक जो स्टैमिना है पढ़ने का, वो ज़्यादा ज़्यादा होता जाएगा और आप चीज़ों को समझने की काफ़ी गहराई से कोशिश करेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है आपको कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, अपनी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपने कही कि कई बार स्टूडेंट जो है वो निरंतर नहीं रहते, निरंतरता की एक समस्या रहती है सभी स्टूडेंट्स में। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए, जब तक इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो आपको पैदा करना ही पड़ेगा, या आपका इंटरेस्ट अगर पैदा होता है तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप उसके लिए अलग अलग तरह की आप अपनी रणनीतियां बना सकते हैं कि किस तरह से आप खुद को रिक्रिएशन मेंट हो सकती है आपकी, किस तरह से आप फिर से कंसंट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहे 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद ब्रेक दे रहे हो, या कुछ भी जिससे आपको लगता है कि आपका रिक्रिएशन मेंट हो जाता है और आप फिर से एनर्जी को, खुद को री एनर्जाइज करके पढ़ने बैठ जाते हो। आई थिंक वो जो रणनीति है वो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जबरदस्ती करके कोई भी जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो अच्छे से नहीं हो सकती। इसीलिए मुझे लगता है कि इंटरेस्ट हो और ये आपकी हैबिट बनी हो और साथ में कंसंट्रेशन हो, और जो भी जिस तरह से अगर कहीं किसी तरीके से कोई विद्यार्थी डाइवर्ट हो रहा है अपने जो मेन काम से, जो वो करना चाह रहा है, तो उसको वो किस वजह से डाइवर्ट हो रहा है, किस वजह से उसका जो ध्यान नहीं लग रहा है, उसे वो समझना पड़ेगा। और जब वो उससे बाहर आएगा तब वो कंसंट्रेशन कर पाएगा। आमतौर पर विद्यार्थियों का मन कहीं ना कहीं मल्टीपल जो चीज़ें हैं सोसाइटी में, उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है और वो अपने जो मेन कार्य है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते, और जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज है, हमेशा से ये रहते हैं कि जो प्रोग्रेस है वो हमेशा वो कम ही होती रहती है और नॉर्मली अंत में जो कंटिन्यूटी है वो भी ब्रेक हो जाती है। तो एक जो विद्यार्थी ने सोचा होता है कि मुझे मतलब किसी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है, तो वो उसमें पीछे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और कंटिन्यूटी को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण कि आप खुद को री एनर्जाइज कर सकते हैं, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आमतौर पर अगर हम अपनी बात करें, जब मैं खुद एक विद्यार्थी था, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हम पढ़ते थे, तो नॉर्मली बीच में डिस्कशन हो जाती थी या बीच में चाय पीने चले गए, चाय पर बात हो गई, तो वो एक चीज़ थी जो कि फिर से हमें मतलब एक बार फिर से आपको एनर्जी प्रदान करता है। कई बार हम देखा गया है कि लगातार पढ़ाई करने से, और अगर आपका मन उस पढ़ाई में नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसका आपका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है आपके स्वास्थ्य के ऊपर। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी जब भी आप बैठे पूरे इंटरेस्ट के साथ बैठे, रुचि के साथ बैठे, और अगर आपको लगता है ब्रेक देना है तो ब्रेक दीजिए और कोशिश करिए कि आपका कंसंट्रेशन हो, और जो भी चीज़ें आपको डाइवर्ट कर रही है किसी दूसरी साइड, वो जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के ऊपर फोकस हो सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि सर
एक छात्र के जीवन में जो है लाइब्रेरी का जो सर क्या महत्व हो सकता है सर, वो मेरा। मुझे तो ये लगता है कि लाइब्रेरी ही विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी भी मैं यहाँ नहीं कहूँगा, सभी के लिए जो भी किसी चीज़ को जानने के लिए रुचि रखती हैं, तो मुझे लगता है कि रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है। और अगर हम स्पेशली विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को कई कंपटीशंस में जाना है, तो उनके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, रीढ़ की हड्डी की तरह है ये। तो अगर जैसे जैसे आपका समय या इस उसमें आवर्स आपकी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत सही है। और लाइब्रेरी में ऑब्वियस सी बात है, आपको कई पुस्तकें भी मिलती है, तो आप उनका भी सहारा ले सकती हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि खुद अगर आपने नोट्स बनाए हुए होते हैं तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज़्यादा होती है। और अंतिम समय में जब भी आप किसी एग्जाम में जाते हो तो वो आप उन नोट्स को देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा था, मैंने ये क्यों लिखा था, और इसमें और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है या समझनी है। तो इस तरीके से जो एक लाइब्रेरी है, मुझे लगता है कि ये एक किसी भी शिक्षा संस्थान का या कि कहीं पर भी तो ये एक मंदिर की तरह है कि जो छात्र है वो किसी भी ऊंचाई तक अपने लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो लाइब्रेरी के बराबर तो इम्पोर्टेंस मुझे नहीं लगता विद्यार्थी के जीवन में कुछ दूसरे एस्पेक्ट की होगी, बट उसके साथ मैं हमेशा यही कहता हूँ लाइब्रेरी इम्पोर्टेंट है, बट अपना जो हमारा हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ साथ में कि हम लाइब्रेरी में जाएं, बट अपने आप को इस तरह से हमेशा स्टडी करें कि हमारे जो नकारात्मक तरीके से हमारा जो स्वास्थ्य को है वो हानि ना पहुंचे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइब्रेरी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खुद मेरा अनुभव रहा है विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है, हमने उसको उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका प्रयोग किया, लाइब्रेरी का पुस्तकों का प्रयोग किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में कई लाइब्रेरी का लगातार प्रयोग किया। तो लाइब्रेरी के बिना तो छात्र जीवन मुझे लगता है उसमें उतना मज़ा भी नहीं है कि वो अगर कोई सीखना चाहता है तो वो आधा अधूरा ही है अगर वो लाइब्रेरी का प्रयोग नहीं करता है। तो लाइब्रेरी आपकी कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, इस तरह के अगर गुण आते हैं पढ़ने के, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा है छात्र जीवन में। सर मेरा अंतिम क्वेश्चन है कि सर आपका जो यूनिवर्सिटी में सर एमए से लेकर के जो है नेट और जेआरएफ क्रैक करने तक का जो सफ़र सर वो कैसे रहा, मतलब गुफा? देखिए, कोई भी जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली उसके थोड़े चैलेंजेस रहते ही है, चुनौतियाँ रहती ही है, आपको पूरे डिटेल में खुद को तैयार करना पड़ता है। तो मुझे मेरा पर्सनल अनुभव है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट है, अगर वो आप डिटेल से पढ़ते हो तो आपको, खासतौर पर आपने नेट की बात करी है, तो मुझे नहीं लगता वो मुश्किल है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपको उसी थ्योरी से संबंधित ही आपसे पूछा जाता है। थोड़ा डीप होता है बहुत, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी डीप पूछी जाती है। उसका मेन कारण ही होता है, वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका जो दिमाग है वो कितना विश्लेषण कर सकता है तथ्यों का, घटनाओं का। तो वो चीज़ है वहाँ पर, बट मैक्सिमम अगर आप चीज़ों को कवर करते हैं तो मुझे लगता है कि चीज़ें मुश्किल नहीं है। और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मैंने ये पाया है कि जो कई चीज़ें थी जो कि हमने उस समय कवर करी थी, और कोशिश की थी कि कोई भी जो एस्पेक्ट्स है वो ना रहे, और कोई इस तरह का कारण ना बने कि इस कारण से टेस्ट ना हुआ। तो जो भी उसके अलग अलग जो पक्ष रहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के, मुझे लगता है कि उसको सभी जो उसका जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो सारा पूरी तरह से कवर होना चाहिए। बट इसमें मैं साथ में ये बोलूँगा कि साथ साथ में आपकी जो डिस्कशन है, जो पीयर ग्रुप है आपका, वो सारे अगर तैयारी कर रहे हैं और एक दूसरे से डिस्कशन कर
कर रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और साथ में अंत में आप पूरी तरह से उसको रिवाइज़ कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, आपने जो भी नोट्स उस समय तक लिखे हैं उनको पूरी तरह से पढ़ रहे हो। और खासतौर पर पेपर 1 के लिए अगर आप पूरी तरह से रणनीति बनाते हो कि अगर उसमें 9 सब्जेक्ट्स हैं तो उन 9 की आप अलग से अलग होकर किस तरह से तैयारी कर सकते हो, चाहे आप उसके लिए कोई भी बेसिक्स बुक्स पढ़े एनसीईआरटी की, तो वो चीज़ें खासतौर पर फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे खुद के अनुभव से रणनीति बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन का समय है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई न कोई मुकाम हासिल हो, तो उस आधार पर हमें ये लगता है कि जो तैयारी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती से होनी चाहिए, और जो भी कमियां हैं उसको हम किस तरह से पूरी कर रहे हैं वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी किसी भी तरह का जो क्वेश्चन हो उसको हम हल करने के लिए सक्षम हो। तो एक पूरी तरह से किस तरह से आप क्वेश्चन के जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको समझते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम तथ्यों को ही याद रखने की बात नहीं है, बल्कि तथ्यों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इवेंट को हम किस तरह से विश्लेषणात्मक तरीके से समझ सकते हैं वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। जिस तरह से एक प्रकृति हो गई है एग्ज़ाम की, तो उसके लिए खुद को तैयार करने के लिए हम हमेशा पहले से ही अपने दिमाग में क्यों है और कैसे ये जो चीज़ें हैं वो दिमाग में डालकर ही स्टडी करें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कम समय में आपको बेहतर जो परिणाम है वो सामने आ सकते हैं। तो मुझे लगता है आपकी कुछ एक प्रश्न थे जो मैंने आपको अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको दिए, उनका जो भी हल था जो मुझे लगा उसका जवाब मैंने आपको दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका फ़ायदा होगा, और जो भी दूसरे जो छात्र हैं अगर कोई इसको सुनेगा तो उसको भी आई होप कि फ़ायदा होगा। और इन फ्यूचर अगर आपके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरी रहती है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।